और ड्रोन पर हमले के बाद एक्शन में रूस या रक्षा मंत्रालय का बयान, नहीं हुआ कोई नुकसान। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कई ड्रोन मार गिराए हैं, यह दावा किया जा रहा है रूस की तरफ से। तो रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह बयान दिया गया है कि ड्रोन को मार गिराया गया है और कोई नुकसान नहीं हुआ है रूस को। हालांकि जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें साफ दिख रहा है कि बिल्डिंग को टारगेट किया गया इस ड्रोन के द्वारा और 48 घंटे में यह दूसरा हमला है। तो ऐसे में एक तरफ रूस का दावा, वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर रही हैं इन दावों पर। मनीष झा हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, 48 घंटे में दूसरा ड्रोन अटैक और अब तक शायद ये 8वां ड्रोन अटैक है। दावे चाहे रूस जो भी करे मॉस्को के एयर स्पेस की सिक्योरिटी को लेकर, लेकिन ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि फुल प्रूफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है मॉस्को। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ड्रोन का अटैक तो हुआ ही है और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि आज जो ड्रोन अटैक हुए हैं उसमें से एक ड्रोन अटैक तो ठीक उसी बिल्डिंग में हुआ है जहां पर 48 घंटे पहले हुआ था। यानी कि ठीक उसी बिल्डिंग में, मॉस्को सिटी का जो एक बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग, उसमें से वो बिल्डिंग जिसकी 11वीं मंजिल पर 48 घंटे पहले अटैक हुआ है, आज उसी टावर के 21वीं मंजिल पर अटैक हुआ है ड्रोन से। तो आप समझ सकते हैं कि ठीक उसी जगह पर अगर ड्रोन से अटैक होने में उन्हें कामयाबी हासिल हुई है, तो जो लोग ड्रोन लॉन्च कर रहे हैं वो किस हद तक इस यकीन से थे कि उन्हें कुछ नहीं होगा या वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। दूसरी बात, कल मैं खुद जब रूस के एक सीनियर ऑफिसर से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे इस बात की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि ये सारे लॉन्च जो है, ये सारे ड्रोन मॉस्को के अंदर से ही लॉन्च किए जाते हैं या आसपास से लॉन्च किए जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जितने भी ड्रोन लॉन्च किए गए हैं वो जहां पर अटैक हुए हैं उससे महज 1-2 किलोमीटर की दूरी पर से लॉन्च हो रहे हैं। तो बड़ा सुरक्षा का सवाल है, लेकिन बड़ी चुनौती है कि आखिर इससे अगर निपटा आपकी कैसे कई जाए। बात से मैं कुछ पॉइंट्स लूं तो महत्वपूर्ण यह है कि किस तरीके से मल्टीपल ड्रोन स्ट्राइक की जा रही है और बार बार इसे जिस तरीके से मॉस्को सिटी के दायरे में लाया जा रहा है, जाहिर सी बात है ये उड़ान बहुत नजदीक से भर रहे हैं। आपने कहा कुछ किलोमीटर की दूरी, यानी क्रेमलिन वही जगह है जो महज मॉस्को सिटी से 2 या 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। क्या ये क्रेमलिन एक बेस बन गया है अब? देखिए, क्रेमलिन तो सबसे बड़ा टारगेट है इनके लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मॉस्को सिटी से 2-3 माइल्स यानी 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है। मॉस्को सिटी से अगर आप कहें तो सबसे नजदीक का जो एक इम्पोर्टेंट जगह है वो है रूस का विदेश मंत्रालय का मुख्यालय, जो कि आपको मस्कोवा नदी के इस पार मॉस्को सिटी है, मस्कोवा नदी के ठीक उस पार जो है वो रूस के विदेश मंत्रालय का हेडक्वार्टर है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, देखिए आसपास की जगह से लॉन्च किया जाना, ये बात इसलिए कही मनीष, सॉरी टू बट इन, और ये सवाल उठ गया है कि रूस की जमीन से ही रूस पर अटैक कैसे संभव है? जी हाँ, मैं बिल्कुल, देखिए इसके कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। करीब 40 लाख के करीब ऐसे लोग हैं जो पहले यूक्रेनियन नागरिक थे, जिनको अब रूसी नागरिकता हासिल की गई है। वो लोग बेधड़क अब मॉस्को आते हैं, जाते हैं, और रूस चाहता भी है कि वो समझे कि हाँ वो रूसी नागरिक है, वो आ सकता है, उन्हें भी उतने ही अधिकार हैं। तो वैसी स्थिति में संभावना ये बनती है कि उनमें से कुछ लोगों को यूक्रेनियन एजेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस के अंदर भी रहने वाले बहुत सारे लोग हैं जो पैसे की वजह से या किसी और कारण से इस तरह के हरकतों को अंजाम देते हैं। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, मैंने खुद वहां पर कई ऐसे लोगों से मुलाकात की जो चीन से या किसी और जगह से ड्रोन आयात करते हैं और फिर उनको वो ट्रेनिंग दे रहे थे। तब उन्होंने कहा था कि हम जो है फ्रंट लाइन में सैनिकों के पास ये ड्रोन भेज रहे हैं। इसी आधार पर आगे चर्चा करूंगी आपसे न्यूक्लियर थ्रेट को लेकर, क्योंकि मनीष एक और बड़ी खबर है जहां रूस ने इससे पहले हुए ड्रोन अटैक के बाद अब यूक्रेन को परमाणु अटैक तक की धमकी दी थी। एक बार फिर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक कर परमाणु चिंगारी को भड़काने की कोशिश की। पहले तो ज़ेलेंस्की पीछे से वार करते रहे, ऑन कैमरा इनकार भी करते रहे। मनीष हमारे साथ जुड़े। मनीष, हम ज़ेलेंस्की को भी सुन रहे थे, लेकिन वापस वही सवाल आता है कि मॉस्को कितना सुरक्षित है। जो बातें आप बता रहे हैं, अगर आप एक पत्रकार होने के नाते ये समझ रहे हैं कि कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से मॉस्को इतना इनसिक्योर है, क्रेमलिन इतना वल्नरेबल है, तो क्या रूस की एजेंसियां ये नहीं समझती, और समझती है तो फिर ऐसा क्या है कि इसको नियंत्रित नहीं किया जा रहा? देखिए, जो मेरी बात हो रही है रूसी अथॉरिटी से, उनका कहना है कि वो कोशिश कर रहे हैं। उनकी लिमिटेशन ये है कि अभी वो ये मैसेज भी नहीं देना चाहते हैं
कि जो लोग नए नए रशियन सिटीजन बने हैं उन पर वो भरोसा नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चुनौती तो है, वो चुनौती इस रूप में है क्योंकि जिस बात की चिंता हम सबको है कि क्या कभी वो रेड लाइन क्रॉस हो जाएगी जिससे कि क्रेमलिन को न्यूक्लियर वेपन अटैक करना पड़े, तो उसकी संभावना है। आप सोचिए कि इसमें से कोई भी बड़ा ड्रोन अटैक जिसमें एक बड़ी कैजुअलिटी हो जाए, बड़े संख्या में मॉस्को में लोग मारे जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि पुतिन फिर इस हालात में होंगे कि वो सोच पाएंगे कि ठीक है अभी हम इस्तेमाल नहीं करते हैं न्यूक्लियर वेपन। देखिए, क्रेमलिन के सामने या पुतिन के सामने भी कुछ रेड लाइन बनी हुई है। उस रेड लाइन में से सबसे बड़ी रेड लाइन है अगर बड़ी संख्या में रूसी लोग इस तरह के हमले के शिकार होते हैं, जो कि अब संभावना बनती है। मॉस्को सिटी कंप्लीटली रेजिडेंशियल इलाका है। मैं यहाँ पर अपार्टमेंट में रह चुका हूँ, यहाँ पर बने होटल में रह चुका हूँ। आप सोचिए इस तरह के रेजिडेंशियल इलाके पे, और मैं आपको कह सकता हूँ पुख्ता तौर पर यहाँ कोई मिलिट्री एसेट्स नहीं है, यहाँ केवल बिजनेस कॉम्प्लेक्स है। तो वैसी जगह पर टारगेट करने के पीछे पर्पस यही है। बिल्कुल, लेकिन अगर ये सिलसिला नहीं रुक रहा है तो कहीं ना कहीं रूस के सुरक्षा तंत्र की कमजोरी को भी दिखा रहा है। जिस इमेज को, जिस एक मजबूत, एक सख्त लीडरशिप की इमेज को बनाने की कोशिश की जा रही है, ये दरअसल उसी पर एक चोट भी है। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए।